हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने आगे के वीडियो में देखा कि किस तरह से वास्को डी गामा ने कैलिकट पोर्ट के ऊपर 22 मई 1498 को आया और वहाँ के राजा किंग जोमरिन से ट्रेड करने की इजाज़त लेकर उसने इंडिया में व्यापार करना शुरू किया। तो तकरीबन 100 साल तक उन्होंने इंडिया में व्यापार किया और जब वो बंगाल में व्यापार करने के लिए गए तब उनका जो बिहेवियर था वो बंगाल के सूबेदार को अच्छा नहीं लगा। तब तो बंगाल के सूबेदार ने वहाँ के उस समय के मुग़ल एम्पायर को उनकी कंप्लेंट कर दी। तो मुग़ल एम्पायर ने उनके सभी जहाज़ जला दिए और उनका जो फोर्ट था वो भी एम्पायर ने गिरवा दिया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि और तब जाकर लास्ट में उनका जो पोर्टुगीज टेरिटरी थी वो दीव दमन और गोवा में ही रह गई। तो इस तरह से 100 साल के बाद पोर्टुगीज़ों का इंडिया में मीन्स एक तरह से कह सकते कि उनका रूल ख़त्म हुआ। उसके बाद में हमारे इंडिया में आए डच। तो आफ्टर 100 ईयर ऑफ द अराइवल ऑफ पोर्टुगीज एट द एंड ऑफ 16th सेंचुरी द डच ऑफ हॉलैंड, जिसे हम आज नेदरलैंड के नाम से जानते हैं, केम टू इंडिया फॉर ट्रेडिंग। तो पोर्टुगीज़ों के अराइवल के 100 साल बाद 16वीं सदी में डच आए इंडिया में, जो हॉलैंड से आए हुए, जिसे हम आज नेदरलैंड के नाम से जानते हैं, वो इंडिया में व्यापार करने के लिए आए। इनिशियली दे एस्टैब्लिश्ड फोर्ट एट पुलिकट एंड मद्रास। और तो पहले उन्होंने अपने फोर्ट पुलिकट और मद्रास, जो आज का चेन्नई है, वहाँ पर उन्होंने अपने फोर्ट एस्टैब्लिश किए। उसके बाद दे ऑल्सो एस्टैब्लिश अ ट्रेडिंग सेंटर एट आगरा इन द ईयर 1663। तो उन्होंने 1663 में अपना जो ट्रेडिंग सेंटर है वो आगरा में एस्टैब्लिश किया। मीनवाइल द ब्रिटिश ऑल्सो अराइव्ड इन इंडिया। और उसी बीच इंडिया में ब्रिटिशर भी आ चुके थे। द डच कुड नॉट विस्टैंड द कंपटीशन अगेंस्ट द ब्रिटिश। और ब्रिटिशरों के व्यापार के कंपटीशन में डच वो उनके सामने नहीं टिक पाए। तो उसके बाद देखते हैं ब्रिटिश इंटरेस्ट इन इंडिया। तो ब्रिटिशरों का इंडिया में क्या इंटरेस्ट था? तो ड्यूरिंग द रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ ऑफ इंग्लैंड इन द ईयर 1600 CE द ब्रिटिश एस्टैब्लिश द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ की अगुवाई में अंग्रेज़ों ने 1600 में इंडिया में अपनी जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसे एस्टैब्लिश किया। दिस कंपनी बिलोंग टू मर्चेंट वो वांटेड टू इंक्रीज देयर वेल्थ बाय अंडरटेकिंग ट्रेड विथ इंडिया। और ये कंपनी कुछ व्यापारी थे जो इंडिया के साथ व्यापार करके अपनी संपत्ति में इंक्रीजमेंट लाना चाहते थे, उन्होंने एस्टैब्लिश की थी। द फर्स्ट ब्रिटिश शिप अराइव्ड इन इंडिया एट द पोर्ट ऑफ सूरत इन द ईयर 1608 CE। तो इंडिया ब्रिटिशरों का सबसे पहला जो शिप था वो सूरत पोर्ट के ऊपर 1608 में आया था, जिसके कैप्टन थे कैप्टन W. हॉकिंस। द कैप्टन ऑफ द शिप वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश टू सेट फुट इन इंडिया। और कैप्टन हॉकिंस ही थे जो पहले ब्रिटिशर थे जिन्होंने इंडिया में पहला कदम रखा था। W. Hawkins met जहांगीर बट डिड नॉट गेट हिज परमिशन टू ट्रेड। तो इंडिया में कदम रखने के बाद कैप्टन हॉकिंस वो उस समय के मुगल एम्पायर जहांगीर से मिले, पर उन्हें ट्रेड करने की परमिशन जहांगीर ने नहीं दी। देयर आफ्टर सर थॉमस रो अराइव्ड इन इंडिया वो एक्वायर्ड द परमिशन टू एस्टैब्लिश अ ट्रेडिंग सेंटर इन सूरत। उसके बाद में दूसरा जो ब्रिटिशर था सर थॉमस रो, वो इंडिया में आया और उसने ट्रेड करने की परमिशन ले ली और उसने सबसे पहला जो अपना ट्रेडिंग सेंटर था वो सूरत में एस्टैब्लिश किया। लेटर दिल्ली वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ शाहजहाँ। शाहजहाँ गेव परमिशन टू द ब्रिटिश टू कैरी आउट ट्रेड इन बंगाल। तो उसके बाद बंगाल का मीन्स दिल्ली का जो मुगल एम्पायर था शाहजहाँ, उसकी परमिशन लेकर ब्रिटिशरों ने बंगाल में भी व्यापार करने की इजाज़त ले ली। उसके बाद फ्रेंच आए। तो
द फ्रेंच एस्टेब्लिश द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इन द ईयर 1664। तो ब्रिटिशरों के आने के बाद दूसरे जो यूरोपियन प्रजा थी इंडिया में आने वाली वो थी फ्रेंच, जो 1664 में इंडिया में आए थे और उन्होंने अपनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश की थी। और उन्होंने दे एस्टेब्लिश फैक्ट्रीज इन सूरत और मछलीपट्टनम एंड पौंडीचेरी। तो उन्होंने अपनी जो फैक्ट्रीज थी वो सूरत, मछलीपट्टनम और पुडुचेरी यानी कि आज की पौंडीचेरी में एस्टेब्लिश की थी। द हेड ऑफ द फ्रेंच कंपनी वॉज जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स। तो जो फ्रेंच कंपनी का हेड था उसका नाम था जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स एंड वो हैड द डिज़ायर टू एक्सपेंड द यूरोपियन रूल इन इंडिया। और उसकी ये आशा थी, उसकी ये डिज़ायर थी कि जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा यूरोपियन रूल्स वो इंडिया में एक्सपेंड हो। द फ्रेंच एंड ब्रिटिश स्टूड इन कॉम्पिटिशन अगेंस्ट ईच अदर टू बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट यूरोपियन कंपनी। तो उसके बाद में क्या हुआ, फ्रेंच और ब्रिटिशर दोनों व्यापार में एक दूसरे के कॉम्पिटिटर बन गए और वो चाहते थे, मीन्स उन्होंने ये उनके बीच में ये कंपटीशन होने लगा कि कौन इंडिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यूरोपियन कंपनी है। उसके बाद ब्रिटिश ट्रेड इन बंगाल। तो द ब्रिटिश फर्स्ट स्टार्ट देयर ट्रेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली एंड एस्टेब्लिश फोर्ट इन द ईयर ऑफ 1651। तो ब्रिटिशरों ने अपना सबसे पहला जो फोर्ट था वो हुगली नदी के किनारे 1651 में एस्टेब्लिश किया। तो बंगाल में ये उनके व्यापार करने की सबसे पहली शुरुआत थी। द फोर्ट वेयर गैरिसन फॉर their protection of the factory and got the permission from the Mughal Emperor Aurangzeb to trade without paying taxes against the annual payment। तो उनका जो फोर्ट ब्रिटिशरों ने बनवाया था वो चारों तरफ से कह सकते हैं कि आर्मी से घिरा हुआ रहता था। उसके बाद मुगल एम्परर औरंगजेब से उन्होंने परमिशन ले ली कि वो जो भी व्यापार करेगा उसका कोई भी एनुअल पेमेंट वो अदा नहीं करेगी। एंड by this time the East India Company was in a race to earn more and more money। और इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने में लग गई थी। And as per order passed in Bengal, only the company availed the benefit of taxes free trading। और उसके बाद बंगाल में ये ऑर्डर पास किया गया कि ओनली कंपनी ही, मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी लोग हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ही जो भी उनका बेनिफिट होगा उसमें से कोई किसी भी प्रकार का टैक्स वो बंगाल के गवर्नर या मुगल एम्परर को अदा नहीं करेगी। तो हाउ एवर मैनी ऑफिसर हु वेर एंगेज इन प्राइवेट ट्रेड डिड नॉट पे द टैक्सेस एज वेल एज। तो ये क्या हुआ कि मुगल एम्परर ने ओनली कंपनी को ही ये इजाज़त दी थी कि वो विदाउट टैक्सेस बंगाल में व्यापार करे, पर दूसरे जो अंग्रेज व्यापारी थे जो अपना प्राइवेट ट्रेड करते थे वो भी कंपनी के साथ साथ उन्हें टैक्सेस देना नहीं चाहते थे और वो देते भी नहीं थे। और एज अ रिजल्ट नतीजा ये आया कि द इनकम जनरेटेड फ्रॉम द टैक्स कलेक्शन इन बंगाल रिड्यूस विच इन टर्न वॉज ऑपोज बाय द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद खान। तो इसका नतीजा ये आया कि बंगाल की जो आमदनी है उसमें काफ़ी कटौती आई और इसका बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान ने अपोज किया। दिस डिस्प्यूट केप्ट ऑन रिकरिंग इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अलीवर्दी खान। आफ्टर अलीवर्दी खान हिज सन सिराजुद्दौला टुक चार्ज। तो ये डिस्प्यूट मुर्शिद खान के बेटे अलीवर्दी खान और उसके बेटे सिराजुद्दौला जब गद्दी पर आए तब तक ये डिस्प्यूट चलता रहा। मीन्स हम कह सकते हैं कि तब तक अंग्रेज किसी भी प्रकार का टैक्स पे नहीं करते थे। एंड ही गॉट इन्वॉल्व इनटू मेजर बैटल विद द ब्रिटिश। और उसके बाद हम जानते हैं कि सिराजुद्दौला और ब्रिटिशरों के बीच में कई सारी ऐसी लड़ाइयाँ हुई थी।